15 से 20% कपल्स ऐसे हैं जिनको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। हर एक कपल करियर ओरिएंटेड है, जो कि होना भी चाहिए। दादा बनने की एज में पापा बनने की कोशिश ना करें। ना करें। फिर तो लव कहाँ रह गया, ये तो फिर ट्रीटमेंट ही स्टार्ट हो गया। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो इंडिकेट करते हैं कि फीमेल के अंदर ही नहीं। होगी। ये डॉक्टर ही क्यों आपस में मैरिज करते हैं? मतलब कॉलेज टाइम पे सेटिंग हो जाती है या फिर नहीं। जो पेरेंटहुड है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ब्लेसिंग? दोनों। ब्लेसिंग पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो धीरे धीरे जैसे वो ब्लेसिंग को हम एंजॉय करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हैं। आईवीएफ साइंस है या फिर होप? दोनों। कैसे? साइंस है, मैंने अभी बात करी सक्सेस रेट की। जब तक होपफुल नहीं होते तब तक हम आगे जाने की इच्छा ही नहीं करते। जो मदरवुड है वो इमोशन है या फिर मिरेकल? उस होप के चलते हुए सक्सेसफुल होके उस मिरेकल को कैच करना, और उस मिरेकल के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो तो इमोशनल बॉन्डिंग ही है ना। शादी के बाद हर कपल से लगभग एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुड न्यूज़ कब देने वाले हो। लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि पेरेंट्स बनना इतना आसान नहीं है। कुछ लोगों को सालों वेट करना पड़ता है, कुछ लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, होप और डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो आज इसी पेरेंटहुड की इमोशनल जर्नी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रेनू लांबा, जो आईवीएफ और फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं और अपने क्लिनिक गुलमोहर आईवीएफ और फर्टिलिटी सेंटर में पिछले 10 सालों से हज़ारों कपल के इस पेरेंटहुड जर्नी में उनकी हेल्प कर चुकी हैं। हेलो डॉक्टर लांबा, वेलकम फॉर टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू। डॉक्टर लांबा, जब मैं आपके पास आ रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि जब मैंने रिसर्च की स्पेशली फर्टिलिटी केसेस में, तो मुझे पता चला कि हर 5 में से एक कपल को ये प्रॉब्लम है जी। और आज इंडिया के अंदर में 15 से 20% कपल्स ऐसे हैं जिनको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है जी। लेकिन जो प्रीवियस जनरेशन की अगर हम बात कर लें, वहाँ पे ये बोला जाता था कि हम दो हमारे दो, और आज ये कंडीशन है कि मतलब दो तो छोड़ो, एक भी मतलब बेबी नहीं हो पा रहा है। तो जो ये जनरेशन के साथ गैप बढ़ता जा रहा है इनफर्टिलिटी का, वो क्यों हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये बिल्कुल सही आपने आंकड़े दिए हैं। सोसाइटी के अंदर करीबन 15 से 20% कपल्स को ये इनफर्टिलिटी की समस्या है, और इसका जो मेन कारण है, जो सही मायने में, वो है आज का बदलता हुआ लाइफस्टाइल और भागती हुई ज़िंदगी। हर एक कपल करियर ओरिएंटेड है, जो कि होना भी चाहिए। बच्चे मेहनत करते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, एंड उस हिसाब से फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं स्ट्रेस बढ़ता है, जीवन का भाग दौड़ बढ़ती है, और लेट मैरिजेस हैं। पहले शादियां हो जाती थी 20 साल में, 22 साल में, और एट दी मैक्स 25, और वही एज लिमिट आज बढ़कर हो गई है 30-35 तो बहुत कॉमन है आजकल। और वहीं अगर मैं बात करूं लड़कियों की, तो एक ओवेरियन रिजर्व होता है लड़कियों के पास। मैक्सिमम फर्टिलिटी उनकी पीक पर होती है 20 से 30 साल के बीच में, और जैसे ही 30 साल क्रॉस होता है हमारी फर्टिलिटी डिक्लाइन करने लगती है। और ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिकेशंस है, एवरी फीमेल इज़ फेसिंग दीज चैलेंजेस। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। एंड द साइमल्टेनियसली अलग सपोज मेल्स पे आती हूँ, वहाँ पर लैपटॉप का इस्तेमाल, जिम के अंदर स्टेरॉइड्स का इंटेक, देर रात तक जगना, नेचुरल लाइट से एक्सपोजर है ही नहीं, स्पर्म क्वालिटी डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, स्मोकिंग, अल्कोहल की एक्सेसिव कंजम्पशन। इसके साथ साथ मैंने देखने में ये भी आता है कि हस्बैंड्स का इंटेक ऑफ कोकेन, ये भी कुछ चीज़ें हैं जो इंसान की फर्टिलिटी को दिन पे दिन डिक्लाइन कर रही है। तो इसी कारण से ये जो रेट है वो बढ़ गया है इनफर्टिलिटी का। और मैम एक चीज़ मैंने और भी पढ़ी थी कि जो हमारा अर्बन एरिया है, जो मतलब हम कहें कि शहरों में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे इनफर्टिलिटी के केसेस ज़्यादा हैं विद कंपैरिजन ऑफ रूरल एरियाज में। क्योंकि रूरल एरियाज में अभी तक लोग अपनी रूट्स को पकड़े हुए हैं। उनका लाइफस्टाइल, उनकी काम करने की मंशा, उनका सनलाइट एक्सपोजर, शाम के टाइम पे डिनर हो जाना और रात को सो जाना,
ये जो हमारी सर्केडियन रिदम है ये बची हुई है रूरल एरियाज में, जबकि अर्बन एरिया में क्या है, लेट नाइट वर्क है, सारा दिन ऑफिस के लाइट में बैठे रहना, ठीक है, और येलो लाइट एक्सपोजर है ही नहीं, ब्लू लाइट या तो टीवी की या फ़ोन की। तो दीज आर फ्यू फैक्टर्स के रूरल एरियाज में फर्टिलिटी अभी तक बची हुई है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज में। एक चीज़ और मैंने पढ़ा था कि जब भी हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं ना, तो माइंड में सबसे पहले ये आता है कि कपल्स के अंदर में स्पेशली कि या उनके पेरेंट्स में या इन लॉज के अंदर में ये माइंड में आता है कि सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो इंडिकेट करते हैं कि फीमेल के अंदर ही नहीं, होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें काफ़ी पुरानी हो गई हैं। इनफर्टिलिटी एज अ होल हम एक कपल को कोट करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो इधर से माँ का कंट्रीब्यूशन होता है और साइमल्टेनियसली फादर साहब का कंट्रीब्यूशन होता है। वो दोनों की जेनेटिक मटेरियल से बनता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो खाली ये कह देना कि फीमेल इज एट फॉल्ट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। हाँ, क्योंकि मैंने अभी देखा था जो रैपिडली जो केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर में, लेकिन मेल कंट्रीब्यूशन भी 40 to 50% है। हाँ, एग्जैक्टली। आधे केसेस में ऐसा होता है कि फीमेल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, और पैरेलली हाफ केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ मेल फैक्टर होता है। और जब पेशेंट्स को हम काउंसलिंग करते हैं, उनका कारण पहले तो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट पे हम ध्यान देते हैं कि पेशेंट आया, उसको एज ए कपल ही पढ़ा जाता है। इधर से हस्बैंड सीमेन एनालिसिस किया जाता है और उधर से वाइफ का अल्ट्रासाउंड करके, कुछ ब्लड टेस्ट करके और इवेल्युएट किया जाता है कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है। देन वी डिसाइड कि किस मोड से हम प्रेगनेंसी कराएंगे, कि ये नेचुरल हो सकता है, यहाँ आईयूआई होगा, यहाँ आईवीएफ होगा, या हमें ICSI के लिए जाना पड़ेगा, या कोई और फैक्टर है कि पहले हमें कुछ सर्जरी करनी पड़ेगी, देन वी विल गो फॉर IVF, या पहले IVF करते हैं, अगर बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत हुई तो देन वी विल सी। तो ये इवेल्युएशन एज ए कपल ही होता है, एज अ फीमेल नहीं होता। जो पेरेंटहुड है उसकी जर्नी ना बड़ी इमोशनल होती है, जी। तो हर किसी के लिए मुझे लगता है कि समझना इतना आसान भी नहीं है वो, क्योंकि कुछ ही केस हैं जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनती है और उस अंडरस्टैंडिंग को लेके वो डॉक्टर के पास आते हैं, ओपनली डिस्कस करते हैं। तो जो कपल आपके पास आते हैं, क्या वो इतने कन्विंस्ड होते हैं कि उनको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम उनके अंदर है? जैसे अभी आपने सवाल पूछा रूरल और अर्बन का, वहाँ हमने कहा कि रूरल में इनफर्टिलिटी नहीं है कंपेयर टू अर्बन, लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ अर्बन वाले लोगों के पास ये है कि अंडरस्टैंडिंग बेटर है यहाँ पर। हाँ। जो कपल्स आते हैं उसमें, चलो फैमिली की अंडरस्टैंडिंग में ये नहीं कहती कि हर फैमिली अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन मैक्सिमम कपल्स में हस्बैंड और वाइफ की अंडरस्टैंडिंग होती है। और जहाँ नहीं होती वहाँ हम वो अंडरस्टैंडिंग कराने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट ही ऐसा है कि जब मेल और फीमेल की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम बच्चा बना पाएंगे। तो गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन आजकल नई जनरेशन काफ़ी अच्छे से एजुकेटेड है, साइकोलॉजिकली मैच्योर है, और जिस ट्रीटमेंट से आते हैं वो समझा हुआ होता है उन्होंने पहले ही। जो क्वेरीज होती हैं वो हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे हम आज की डेट में मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात करें, जैसे आपने बताया कि कैरियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 40s में 50s में जाके वो प्लान करने की कोशिश करते हैं कि अब हम पेरेंट बनने की कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जनरेशन है उसने टेक्नोलॉजी देखी हुई है, उसको नई चीज़ें पता हैं, तो वो कहीं माइंडसेट ऐसा हो कि हाँ हम तो बाद में IVF की हेल्प तो ले ही लेंगे, तो लेकिन हमारी एज रुक जाती है क्या? अगर हम जो बच्चा मैं 30 साल की एज में करती, उसको आज मैं 45 में प्लान करती हूँ सपोज, बिकॉज ऑफ लेकिन जिस एंगल से मैं उस बच्चे के अंदर इनपुट डालूंगी, उसके साथ खेलूंगी, उसको पढ़ाऊंगी, उसको जीना सिखाऊंगी, जो मैं 30 में कर सकती हूँ वो मैं 45 में कैसे कर पाऊंगी? गेटिंग माई पॉइंट? नो डाउट इट्स अ ब्लेसिंग। इसको सोशल एग फ्रीजिंग कहते हैं, या हम अपने यंग एज के गैमीट अगर फ्रीज कराना चाहें, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर दोज कपल्स जो किसी कारणवश उस एज पे उस चीज़ का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, किसी कारणवश, मैं उसको करियर भी नहीं कहती, मैं उसको किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो हर पेशेंट अलग है, लेकिन जो चीज़ जिस समय पे
प्लान की गई है, अगर उसी टाइम पे हो तो उसके मज़े और होते हैं कंपेयर टू मैं 15 साल बाद उस चीज़ को उठाऊं। वाइस वर्सा, मेरा करियर भी इम्पोर्टेंट है उतना जितनी मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन पैरेलल चीज़ें चलती हैं। जहाँ समस्या है वहाँ हम हैं कि हाँ वी आर रेडी टू फ्रीज योर गेमीट्स, लेकिन जहाँ मैनेज हो सकता है वहाँ बच्चे तो प्रायोरिटी होते हैं जीवन के, फैमिली प्रायोरिटी है। लोग ना आज के डेट में सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं जिन्होंने 50s के एज में बेबी किया है, तो अक्सर मुझे लगता है कि माइंडसेट ऐसा हो गया है। लेकिन वो सेलिब्रिटीज़ हैं, देखो उनका काम है कॉस्मेटोलॉजी एंड ऑल दैट, कि दे आर लाइक कि प्रेजेंटेबल बनना है एंड ऑल दैट। हम चीज़ों को पैरेलली मैनेज करते हुए चल सकते हैं। हम मतलब उनके पास वो जो गैप है, वो आई डोंट नो कि वो कितना समझ सकते हैं कितना नहीं। अब आप देख लो दीपिका पादुकोण की, उसने बड़े टाइम पे एंड शी इज़ प्लानिंग नेचुरल प्रेगनेंसी ही प्लान कर रही है, ठीक है, एंड पैरेलली शी इज़ गोइंग विद हर करियर एज वेल, शी इज़ डूइंग वेल। तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स के जहाँ लोगों ने किए वो मतलब वो अलग एस्पेक्ट है, लेकिन हम वाइस वर्सा नॉर्मल जहाँ हो रहे हैं उनको भी तो देख सकते हैं। मतलब अगर मैं समराइज करूं तो दादा बनने की एज में पापा बनने की कोशिश ना करें। ना करें। देखो किसी की कोई समस्या है किसी कारण से, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिन्हें कैंसर हो गया है, जहाँ हमें ट्रीटमेंट जाने से पहले हमें गैमीट्स फ्रीज करने हैं कि रेडियोथेरेपी से आपके गैमीट्स को नुकसान पहुंचेगा, उससे पहले हम आपके एग या स्पर्म फ्रीज करके रखते हैं, एंड वंस यू रिकवर फ्रॉम दैट जो भी वट एवर ट्रीटमेंट इज यू आर अंडरगोइंग, देन यू कम बैक टू अस। ठीक है, वो एक एस्पेक्ट है जहाँ इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, जहाँ जो हो गया सो हम उस वहाँ रेस्क्यू कर सकते हैं, लेकिन जहाँ हम नेचुरली हम अपने अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटी देते हुए अपनी फैमिली को चला सकते हैं, वहाँ क्यों नहीं। कभी ऐसा हुआ है मैम कि जैसे कपल आपके पास आया और आपने बताया कि जो प्रॉब्लम है वो मेल में है, तो उसने अपने ईगो पे ले गई है उस बात को, कभी हुआ है ऐसा? अक्सर मैंने देखा है कि मेल को अगर उनकी प्रॉब्लम बताओ तो वो थोड़ा अपने ईगो पे लेके जाते हैं, स्पेशली इन चीज़ों को। देखो आजकल लड़के एजुकेटेड हैं और समझते हैं, ठीक है। ईगो पर जहाँ तक लेने की बात है, इनफर्टिलिटी एज अ कपल हम ट्रीट करते हैं तो दोनों फैक्टर्स होते हैं कि यहाँ उस स्पर्म काउंट लो होने का कारण पहले तो हम ढूंढते हैं। बहुत बार तो मैंने देखा है कि एक्सेसिव वेट के कारण या कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो किसी हेल्थ डिजीज़ के लिए लिए जा रहे हैं या कोई सप्लीमेंट्स ही खा रहा है, तो या एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल, जब हम उन चीज़ों को ट्रीट करते हैं तो वो रिकवर कर जाते हैं। आप मानोगे 50% ऑफ द कपल्स रिकवर, बट येस 50% हैं अभी भी जहाँ इशू होता है। जब काउंसलिंग होती है, समझाया जाता है, तो ऐसा आज से 5 साल पहले ईगो प्रॉब्लम थी, अब मैं 5-7 साल की जर्नी में पीछे देखती हूँ कि वो दैट हैज़ रिड्यूस्ड अ लॉट। लड़कियाँ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हैं, समझती हैं कि येस ये हो सकता है, हम इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करेंगे, लाइफस्टाइल इम्प्रूव करेंगे। लड़कियाँ काफ़ी काफ़ी एंथुजियास्टिकली लेती हैं इस ट्रीटमेंट को कि येस लाइफस्टाइल चेंज करने को जहाँ बोलती हूँ, कपल एज अ मतलब दोनों ही स्टार्ट हो जाते हैं कि मैम हम मॉर्निंग में जिम ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों एक साथ जा सकते हैं, इवनिंग में हम कोई गेम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जिस दिन ये नहीं हो पा रहा है उस दिन हमें जैसे ही टाइम लगेगा हम वॉक के लिए जाएंगे। इनिशियली ऐसा होता था कि मैं लड़की अगर वेट पुट ऑन कर रखा है, सपोज होम मेकर है लड़की, तो वेट रिड्यूस कराने के लिए बहुत चैलेंजिंग लगता था कि मैम मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, ये ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन आजकल लड़के इतने कोऑपरेटिव हैं और लड़कियां भी वाइस वर्सा समझती हैं कि यस वी आर रेडी, मैम मैं इसके साथ जाऊंगा। वंस 2 किलो वेट भी रिड्यूस करते हैं ना तो फिर अपने आप वो जो विशियस साइकिल है वो इम्प्रूव होती है, फिर वो 5 किलो वेट रिड्यूस करके आता है। मैम एक मेरा कॉमन क्वेश्चन था, बड़ा मतलब हो सकता है कि वो लेमन टाइप हो, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सपोज कोई मेल और फीमेल है, तो अगर वो मैरिज के लिए जा रहे हैं तो ऐसा कुछ हो सकता है साइंटिफिकली, ऐसा कुछ है कि हम मैरिज से पहले उसके हेल्थ चेकअप करके या कुछ ऐसा देख के या बता पाएँ कि इसमें आने वाले टाइम में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम पहले ही उसको प्रिवेंशन करना स्टार्ट कर लें?
फिर तो लव कहाँ रह गया, ये तो फिर ट्रीटमेंट ही स्टार्ट हो गया। नहीं नहीं, इस चीज को वैसे ही रहने दो आप। नहीं। इस चीज को नेचुरल और स्पॉन्टेनियस ही रहने दो। वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उस मैं एंगल से हम नहीं सोचते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम्म, मैम आप ना एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर दिया। मुझे लगता है कि जो कपल आपके पास आता होगा ना, इतने इजीली आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे, इसीलिए आपका मुझे लगता है सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपैरिजन ऑफ अदर आईवीएफ। पेशेंट्स जो है ना, फर्स्ट गो में तो ऐसा होता है कि मुझे उनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मैं उनकी बीमारी को समझने के बाद हम्म। पहले तो उनकी बीमारी को समझती हूँ कि क्या है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है इसका एक सक्सेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सपोज अगर मैं बात बात करती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में किसी कपल ने आईवीएफ कराया, या अमेरिका में कराया, या इंडिया में कराया, हम्म। इट इज़ लाइक 40 to 50% सक्सेस रेट। एंड 40 to 50% बोले तो कि मैंने सपोज 10 पेशेंट का आईवीएफ किया, उस 10 में से फर्स्ट अटैम्प्ट में 4 से 5 को बच्चा ठहर जाएगा, बाकी 5 से 6 को दोबारा कराना पड़ेगा। अब इसमें कुछ लोग कोट करते हैं कि हमारा सक्सेस 100% है। अब वो 100% कैसे होता है कि सपोज मैंने 10 पेशेंट्स किए, सारे के सारे यंग पेशेंट्स थे, कोई बहुत मेजर फैक्टर नहीं था, तो यस दे कंसीव। हम्म। हर पेशेंट के लिए ये सक्सेस रेट अलग है। फॉर अ पेशेंट इट इज़ ईदर 0% या 100%, या तो प्रेगनेंसी हुई या नहीं हुई, ऐसा तो नहीं होगा आधी हुई। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम्म। वो हर कपल को पढ़ना अपने आप में एक टास्क है, और उसको गहराई से जाना कि किस लेवल पे, क्योंकि हमारे पास तो प्रीवियस 3-4 आईवीएफ साइकिल फेलियर्स भी होते हैं। अच्छा। हाँ, कि हमने यहाँ से कराया, ये कराया, यहाँ ये था। अब ऐसा नहीं है कि आउटराइटली हम ले लेते हैं और हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। प्रीवियसली क्या चैलेंजेस रहे वो हमें पेशेंट के पढ़ने पड़ते हैं कि यहाँ हम्म। हम इसको ऐसे बेटर कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उनका फेलियर था तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर रेनू का आईवीएफ के अलावा काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल यस, इट्स अ है ना? काउंसलिंग। यस यस, क्योंकि स्ट्रेस फ्री पहले मैं पेशेंट को कैसे कर सकती हूँ? हम्म। हम्म। जो काम ईश्वर ने, जो ईश्वर की रचना है, जो उसके द्वारा किया जा रहा है, पहले तो यही चैलेंजिंग है कि उस काम के लिए इनको हमारी ज़रूरत पड़ रही है। हम्म। पेशेंट को बहुत हेजिटेशन होती है, बहुत हिच होती है, इनफैक्ट ब्लेम गेम भी स्टार्ट हो जाता है फैमिली के लेवल पे। लड़कियां काफ़ी डिप्रेस हो जाती हैं, वाइस वर्सा। कई बार लड़कों को भी कमेंट दिया जाता है ऑपोजिट फैमिली से कि सो मैं मेल फीमेल की बात नहीं करूँगी, ब्लेम जो आता है वो एज ए कपल पे आता है। हम्म। एंड ये टैबू है कि इनको बच्चा नहीं हो रहा या नहीं हुआ, तो हम्म। लोग आउटराइटली, मेरे पास पेशेंट्स होते हैं कि मैडम हमारे पास लोग खड़े नहीं होते, ओ। जो थोड़े से अनएजुकेटेड फैमिली से आते हैं कि हम्म। नहीं। वो मुझे ऐसे सुन के आई फील वेरी बैड कि यार ये क्या तरीका है। एक चीज़ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने सोसाइटी में देखा है, कि लोग आज की डेट में ओपनली ये भी नहीं बोलना चाहते हैं कि मैंने आईवीएफ से ट्रीटमेंट कराया ये या भी एक मैं करवा रहा हूँ हाँ, ये चैलेंज है। या अंडरगोइंग हूँ ट्रीटमेंट। ये इसी गेम की वजह से लोग पॉइंट आउट करेंगे आईवीएफ प्रेगनेंसी है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी अपने ट्रीटमेंट को हिडन रखना चाहते हैं, और हम उनकी इस फीलिंग की कदर करते हैं कि कॉल इज़ योर्स, आप नहीं किसी को बताना चाहते तो हमारी तरफ से कॉन्फिडेंशियल रहेगा ही। लेकिन मैम ऐसा नहीं लगता कि ये टॉपिक को अवेयरनेस की ज़रूरत है? अवेयरनेस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम लोगों की कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करना। अवेयरनेस इज़ वन थिंग, मैं अवेयर कर रही हूँ, ये है, लोग सुन रहे हैं। एक पेशेंट आया, ट्रीटमेंट करा के गया मुझसे, ये आईवीएफ से प्रेगनेंसी हुई है, ये मैं जानती हूँ या पेशेंट जानता है? हम्म। हम्म। देखो टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहता बताना, तो अभी हम उस कॉन्फिडेंशियलिटी को रखने में विश्वास रखते हैं। मैंने जनरली एक चीज़ देखा है, जैसे कई कपल हैं जो आईवीएफ सेंटर्स में जाते भी हैं ना, तो वो दुपट्टा डाल के मुंह बंद करके ऐसे आते हैं, और जो वो क्लिनिक के अंदर आते हैं तब वो मुंह खोलते हैं। इवन दे डोंट वांट टू शो देयर फेसेस यस, बिफोर कमिंग इनसाइड द क्लिनिक। ट्रू है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। पर लेकिन
ये एक लीगल ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट चाहे अपनी तरफ से वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू हाइड, हम उसकी फीलिंग्स की कदर करते हैं, लेकिन वंस द पेशेंट आता है, उसका मैरिज सर्टिफिकेट, कपल एज ए कपल फर्स्ट जो इंटरेक्शन होती है एज ए कपल ही होती है, मैरिज सर्टिफिकेट देखा जाता है कि यस द कपल इज मैरिड, ठीक है, एंड आइडेंटिटी जो भी प्रूफ है वो चेक किया जाता है, बाकायदा लिया जाता है उनसे, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन किस इंटेंशन से आया है, ये मैरिड है भी कि नहीं है। तो हम तो एंट्री पे ही पहले तो आप अपना प्रूफ दीजिए। ट्रीटमेंट इनिशिएट करने से पहले हम वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद ही ट्रीटमेंट इनिशिएट किया जाता है, क्योंकि जो जो प्रेगनेंसी होगी वो आपका लीगली वारिस होगा। हाँ। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो सारे पॉइंट्स देखे जाते हैं लीगैलिटी को सेफ रखते हुए, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो हम हेल्प कर सकते हैं, और गुड न्यूज़ जैसे कि कहाँ किस कपल का ये है, ये गैमीट, ये हर 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 एक स्टेप से पहले नाम अनाउंस होता है, अच्छा। सो एंड सो हस्बैंड, सो एंड सो वाइफ। फिर वहाँ से अगर सपोज एम्ब्रियोलॉजिस्ट इज़ देयर, पेशेंट इज़ फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एक थर्ड पर्सन विल कॉल कि सो एंड सो पेशेंट, वाइफ ऑन सो एंड सो, यस, पेशेंट हाँ करता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट ग्रीन सिग्नल दिखाता है, तब वो गैमीट अंदर रखा जाता है। मतलब अगर अगर हम वो प्रोसेस फॉलो नहीं करें तो वहाँ पे भी स्कैम हो सकता है। आप गलतियाँ, आप एक तरफ जब मैं अवेयर कर रही हूँ लोगों को, तो कहीं ना कहीं से ये गलतियाँ ही तो हमें और अलर्ट करती हैं। ये गुड न्यूज़ मूवी आपने भी देखी हुई है, हाँ। गेटिंग माई पॉइंट? तो जहाँ कुछ गलतियाँ, जहाँ लोगों से कुछ हुई या की, तो वाइस वर्सा इफ़ यू आर इन दिस प्रोफेशन, आप अपनी अलर्टनेस और बढ़ा देते हो, और चेकिंग का एक पॉइंट बढ़ा देते हो कि भाई ये चैलेंज भी आ सकता है, बी अवेयर प्लीज़। क्योंकि जिनसे चैलेंज हुआ, जो इस चैलेंज के शिकार बने, वो आपसे ना हो, ये इस चीज़ की तो पॉइंट आप रखते हैं। ऑल्दो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम, एवरीथिंग इज़ वेरी अलर्ट सिस्टम होता है। मैम, मुझे लगता है ना, आपसे एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट भी है कि बहुत सारे लोगों को अभी आईवीएफ प्रोसेस नहीं पता, कंप्लीट प्रोसेस नहीं पता है कि क्या होता है। बिकॉज सुना है आईवीएफ होता है, और मिथ बहुत सारे उसको लेके माइंड में है कि ये ऐसे होता है, वो होता है, जिसका बहुत सारे रीज़न हमने डिस्कस भी किए कि लोग फेस कवर करके आते हैं आईवीएफ सेंटर में। तो मैं आपसे चाहता हूँ, डॉक्टर रेणु लांबा से चाहता हूँ कि आईवीएफ का जो प्रोसेस है ना, वो एक बार ईजीली मेरे ऑडियंस को बता दें। आईवीएफ के लिए पहले तो इनफर्टिलिटी क्या होती है, कि अगर शादी को 1 साल हो गया है और कपल ट्राई कर रहा है और 1 साल के बाद भी प्रेगनेंसी ना हो, तो हमारे पास आए। या वाइफ की एज मोर देन 35 ईयर्स है, तो हम कहते हैं फिर आप 6 महीने वेट करो, उसके बाद हमसे मिलो आगे। अब आईवीएफ की क्या इंडिकेशंस होती हैं, कि यदि आईयूआई से बच्चा नहीं हुआ, ट्राई कर लिया आपने, या स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है, मोटिलिटी ख़राब है, मॉर्फोलॉजी ख़राब है हस्बैंड के शुक्राणुओं की, वाइफ का ओवेरियन रिजर्व कम है, 3 आईयूआई फेल हो चुके हैं, नहीं सक्सेस मिल रही है, एंडोमेट्रियोसिस है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं, या बायलेटरल ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, वो कुछ फैक्टर्स हैं जहां हम आईवीएफ के लिए रिकमेंड करते हैं। अब आता है कि इसमें करते क्या है, एज ए कपल वो हमारे पास आते हैं, स्टार्ट होती है काउंसलिंग से कि क्या है आईवीएफ, हर एक पेशेंट को बताया जाता है, फिर पेशेंट को एसेस किया जाता है, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड के शुक्राणुओं की जांच की गई, वाइफ के कुछ टेस्ट किए गए, ब्लड टेस्ट और साथ में अल्ट्रासाउंड किया गया, और वाइफ को एग्जामिनेशन तो सबसे पहले मस्ट है, हस्बैंड वाइफ का एग्जामिन करके देख लिया गया, ब्लड टेस्ट किए गए, अल्ट्रासाउंड। फिर हमने एक पिक्चर बना लेते हैं कि इस कपल को इस लेवल पर हर्डल है, क्योंकि हर एक पेशेंट का हर्डल सेम तो नहीं होगा, हर एक की जर्नी अलग है। उसके बाद फिर हम सारे टेस्ट करा के प्री आईवीएफ हम पेशेंट को एसेस करते हैं कि सपोज थायराइड आ गया है पेशेंट को, जो थायराइड बढ़ा हुआ है, हम पहले 1 महीना लगा के उसको नीचे लाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ मेरे गैमीट को असर कर रही है, मैं पहले किसी भी ट्रीटमेंट पे जाने से पहले उसको नॉर्मलाइज करना चाहूँगी। जब वो नॉर्मल सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, हाँ जी प्रोलेक्टिन ठीक है, थायराइड ठीक है, शुक्राणुओं में कुछ कमी थी, हमने कुछ सप्लीमेंट्स दिए, कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती थी तो हमने की। उसके बाद देन वी स्टार्ट कि डे 3 ऑफ मेंसेस पे हम पेशेंट को बुलाते हैं, वहाँ से कुछ इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं, करीबन 10 से 12 दिन ये इंजेक्शन डेली लगते हैं,
ये ओके टाइम बाउंड इंजेक्शन होते हैं और ये पेनलेस होते हैं। ओके। ये पेनलेस इंजेक्शंस होते हैं। फिर करीबन 10, किसी पेशेंट में 10 दिन, किसी में 9, किसी में 12 दिन, ये वेरी करता है। जब ये एग्स जो बनाने के लिए हमने प्रतिक्रिया स्टार्ट करी है, जब ये एग्स 18 से 20 मिलीमीटर के हो जाते हैं, तब हम इन्हें मैच्योर करने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं जिसे ट्रिगर कहा जाता है। वो या तो डेकापेप्टाइल या ओविट्रिल, वट एवर पेशेंट के हिसाब से वो वेरी करता है कि कौन से पेशेंट को क्या चाहिए। उसके 34 टू 35 आवर्स के बाद हम एग्स बेहोशी में रिट्रीव करते हैं। पेशेंट को हल्की बेहोशी में लिया जाता है और एक प्रोसीजर के अंदर पेशेंट से, जिसे पिकअप कहा जाता है, ओवम पिकअप, ओके। हम ये एग्स निकाल लेते हैं सारे। जहां हम ये एग्स निकालते हैं ऑपरेशन थिएटर में, वहीं हमारी आईवीएफ लैब अटैच्ड होती है। और आईवीएफ लैब में मेरे पास होता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट। हम एग रिट्रीव करके एम्ब्रियोलॉजिस्ट को पास ऑन करते रहते हैं यहीं, एंड साइमल्टेनियसली वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि सो मच एग्स आर मैच्योर, सो मच आर इमेच्योर, ये था। एंड क्योंकि एक लेवल पे जाके हमें वो देखना पड़ता है कि हाँ आज ट्रिगर दे सकते हैं, इतने एग्स रिट्रीव हुए, इतने एक्सपेक्टेड थे। फिर उसी दिन हस्बैंड के शुक्राणुओं को लिया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है और फर्टिलाइज किया जाता है एग्स को शुक्राणुओं से, ओके एक्सी या आईवीएफ की मदद से। उस जॉइनिंग के बाद, स्पर्म को एग के साथ मिलाने के बाद, हम उस डिश को इंक्यूबेटर पे रख देते हैं और उसके 20 से 22 घंटे बाद हमें पता चलता है कि ये फर्टिलाइजेशन जो हमने की, ये हुई भी कि नहीं हुई, कितने एग्स फर्टिलाइज हुए। वो फर्टिलाइजेशन स्टेटस हमें नेक्स्ट डे पता चलता है। उसके बाद हम सेकेंड डे, थर्ड डे, ये इंक्यूबेटर में प्रोसेस चल रहा है, थर्ड डे के एम्ब्रियोज बनते हैं और फिर डे 5 पे जाके मैच्योर एम्ब्रियो बनता है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो जब ये एम्ब्रियोज बन जाते हैं तब हम इन्हें या तो फ्रीज करते हैं या फ्रेश ट्रांसफर करते हैं। ओके आजकल ज़्यादातर पेशेंट्स में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर ही किया जाता है कि हमने 2 ब्लास्टोसिस्ट रखे, उन 2 ब्लास्टोसिस्ट में से प्रेगनेंसी जब होती है तो आफ्टर 14 रखने के 2 हफ्ते बाद हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई या नहीं हुई। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज में ट्विंस बहुत होते हैं। हाँ हाँ वो जो 2 ब्लास्टोसिस्ट रखे हैं, या तो वो दोनों चिपकेंगे या 2 में से एक चिपकेगा या एक भी नहीं चिपकेगा। ये वेरी करता है, इसीलिए सक्सेस को 40, 50, 60%, 70%, फॉर अ पेशेंट इट वेरीज। अच्छा For a group of patient, it is 40 to 50%. For individual patient, it varies. कई लोगों को लगता है ना आईवीएफ बहुत इजी प्रोसेस है। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास मैंने उनको बताया कि हम पेरेंट्स बन नहीं पा रहे हैं, और उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी प्रोसेस करना है वो प्रोसेस किया और उसके बाद हमने कंसीव कर लिया। जी। तो उनको बड़ा इजी प्रोसेस लगता है। लेकिन जब आपने मुझे एक्सप्लेन किया ना, उससे मुझे लगा कि ये एक टाइम बॉन्ड भी है और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर मान लिया जाए कोई स्टेप हमने मिस कर दिया तो वो जो सक्सेस रेट है वो डाउन हो सकता है। उसको सरल बनाया जाता है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे हम सरलता तक लाते हैं कि जैसे पेशेंट्स को डर होता है, ये पेनफुल इंजेक्शंस हैं, इंजेक्शन सबक्यूटेनियस मोड में लगा दिए जाते हैं। कुछ इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का एक रूटीन सा चीज़ होता है कि येस इट इज़ बहुत पेन करता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जहाँ हम सबक्यूटेनियस से रिप्लेस कर सकते हैं वहाँ हम सबक्यूटेनियस से रिप्लेस करते हैं, बट इट्स नॉट दैट मच पेनफुल। येस इट इज़ टाइम बाउंड इंजेक्शंस होते हैं। कुछ प्रायोरिटाइज की जाती हैं चीज़ें कि सपोज ट्रांसफ़र के लिए तैयारी हो रही हैं, हमने टैबलेट्स बताई हैं पेशेंट को ऐसे 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 लेनी है। इवन वर्किंग लेडीज़ और जो घर पे रहती हैं वो सब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं। आजकल तो अलार्म की फैसिलिटी है, रिमाइंडर लगा दिया कि उन मेडिसिन को टाइम पे लेना, जिस दिन बताया है रिलीजियसली फॉलो करना। कुछ चीज़ें नो डोंट्स एंड डूज फॉर लाइक डाइट्स पे एंड आपकी लाइफस्टाइल पे वो जो बताते हैं, मैक्सिमम पेशेंट रिलीजियसली फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनसे गलती हुई आके कमिट भी कर देते हैं तो भी चीज़ों में हम सुधार कर पाते हैं। हमारे लिए समस्या तब होती है कि पेशेंट कह रहा है दवाई ले रहा हूँ और नहीं ले रहा हो, उस चीज़ को हम असेस नहीं कर पाते। तो ये एक रिक्वेस्ट है पेशेंट से भी कि वॉट एवर मिस्टेक आपसे कमिट हुई, आपने छोड़ा, आपने कुछ भी किया, आप रिलीजियसली आके बताओ, या तो हम साइकिल कैंसिल करें या हम आगे चलें।
क्योंकि आप जिस काम के लिए मेरे पास आए हो, साइकिल सक्सेसफुल आपके साथ साथ हमें भी खुशी देती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हम्म, और जब साइकिल सक्सेसफुल होती हैं, 6 वीक्स पे कार्डियक एक्टिविटी आती है, हमें बहुत बड़ी किक मिलती है। यस, ऑल्दो उसके एफर्ट्स हैं पेशेंट के, स्ट्रेस फ्री वो रह रहा है, हम अपनी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन स्टैम्प उस पे ऊपर वाला ही लगाता है। कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने कोई आईवीएफ, पर्टिकुलरली कोई कपल हो, सक्सेस हुआ हो, उसके बाद मतलब अलग ही फीलिंग होती है हाँ, वो? एक लड़की, मैं वो मुझसे अभी भी मिलती रहती है, टैरोट कार्ड पढ़ती है वो लड़की, ओ। एंड मैं उसका एग्जांपल बहुत पेशेंट्स को देती हूँ। एंड शी इज़ लाइक, शी वॉज व्हेन 35 और हस्बैंड वॉज समवेयर 45-48 ईयर्स, लव मैरिज थी, हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंसी, कार्सिनोमा, टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी थी जब हस्बैंड 4 साल का था। ओ। ठीक है, तो इट वाज एजोस्पर्मिया का केस था कि स्पर्म बिल्कुल निल। वो लड़की आती थी मेरे पास कि मुझे तो सब जगह से डोनर स्पर्म बोला है, एंड आई वांट आर ओन ओन गैमीट, मुझे तो हम्म। किसी के स्पर्म से बच्चा करना है। तो मैं उसको कहती थी, जब इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं तो यू वांट टू गो अहेड विद, शी सेड यस, आर यू श्योर, यस। The chances of sperm retrieval were like 7 to 8%. ओ। 40-45 years बैक आप कैंसर हुआ, आपको उसके बाद रेडियोथेरेपी मिली, ऑपरेट भी हुए आप, आपकी जो दूसरी टेस्टिकल थी वो कितनी बची होगी, आप इमेजिन कर सकते हो इतने साल पहले। फिर हमने उसको बताया कि देयर इज़ वन, एक पॉसिबिलिटी है माइक्रोटीजे जिसे कहते हैं, ओके। हम इससे ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। द एवरीथिंग वाज ट्रांसपेरेंटली एक्सप्लेन टू द कपल कि देन वी वेंट टू माइक्रोटीजे। इस लड़की के बहुत ही ब्यूटीफुल एम्ब्रियोज बने एंड शी कंसीव्ड इन द फर्स्ट टाइम। इट वाज लाइक जहाँ हम 7 से 10% की बात कर रहे हैं, वहाँ शी कंसीव्ड, फर्स्ट गो में कंसीव करी। आज उसका बेटा है 5 साल का, स्कूल जाने लग गया है। वाओ। एंड मैं इस केस में, चैलेंजिंग था, लेकिन इस केस में हमारी स्किल्स के साथ साथ उस लड़की के हौसले, वो बहुत काउंट होते हैं। तो कपल, जब हम समझाते हैं, बात को समझना, उसको ये विश्वास करना कि जो सामने वाला कह रहा है वो ठीक है, उस एक्सेप्टेंस के साथ आगे चलना, इट्स अ बिग, लाइक, मैं इस चीज़ को काफ़ी बड़ी चीज़ मानती हूँ। जब कोई कपल आता है ना आईवीएफ में, स्पेशली डॉक्टर लांबा के पास, होप लेके आता है, जी तो जब वो जाता है तो फैमिली लेके जाता है, जी, तो बिल्कुल। वो फीलिंग कैसी होती है? वो मतलब जब पेरेंट्स को, यूजुअली हम हर कपल को ये कहते हैं कि वंस आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आपका बीटा HCG पॉजिटिव आ गया, हम्म। लेकिन हमारी जर्नी कब ख़त्म होती है, जब आपके पास 9 मंथ्स पे एक बच्चा आ जाएगा, एक हेल्दी बच्चा आपको मिल जाएगा, सिंगल या ट्विंस जैसी कंसेप्शन है। तो वो जो उनकी पहले तो कार्डिक एक्टिविटी की खुशी इतनी होती है कि लड़कियां, जब हम अल्ट्रासाउंड भी देख रहे होते हैं तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे अर्बन रूरल की, अभी हम बात कर रहे थे कपल्स की, समझते हैं नहीं समझते, लड़कियां कॉल करती हैं कि मैडम हस्बैंड को अंदर बुलाओ, ओ वाओ। कि कार्डिक एक्टिविटी उसको भी दिखाओ। और वो चीज़ जो होती है ना, मतलब मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि एज अ कपल जब आपने स्टार्ट किया, एक दूसरे को समझ रहे हो, आगे चल रहे हो, वो वाइब्स कहीं ना कहीं जो चीज़ आपके अंदर ग्रो कर रही है वहाँ जा ही रही है। हम्म। तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है आजकल कपल्स में बेटर है, जो पहले नहीं होती थी। एक आईवीएफ को लेके ना एक मिथ है या फैक्ट है, मुझे पता नहीं है, बट एक माइंडसेट ये है कि कहते हैं कि आईवीएफ ट्रीटमेंट ना कॉस्टली होता है। वो रियली है, या आपको लगता है कि ये प्रोसेस ही इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सिस्टम ओरिएंटेड है, टाइम बॉन्ड है कि वो? ये प्रोसेस जो है, इसमें अपने आप में इतनी फाइन चीज़ें लगी हुई होती हैं, इतनी मतलब फाइन कहूँगी या पेशेंट फ्रेंडली बनाई हुई होती हैं चीज़ें, जैसे पेनलेस इंजेक्शंस। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं, अब इंजेक्शंस पेनलेस होंगे। अब इसमें वो इंजेक्शंस का भी एक क्राइटेरिया होता है कि वो एक टेम्परेचर पे उनको मेंटेन किया जाता है। ठीक है,
उससे अगर बाहर रख दिए, फ्रिज में नहीं रखे, तो वो उतनी एफिकेसी से नहीं काम करते जितना हमें चाहिए। तो उन ड्रग्स की मेंटेनेंस, उन मीडिया, जो मीडिया मुझे चाहिए आईवीएफ के लिए, उनकी क्वालिटी, उनका बहुत सारे मीडिया बाहर से भी इंपोर्ट किए जाते हैं, वो मशीनरी, वो लैब के अंदर इंक्यूबेटर, उस लैब का एनवायरनमेंट बनाना, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का हर घड़ी कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ, आज फर्टिलाइजेशन हो गई है, आज मुझे मीडिया चेंज करना है, अब डे 3 पे मीडिया चेंज होगा, इंक्यूबेटर का राउंड द क्लॉक वो सर्विस देना जो कि ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अपने आप में इतनी फैसिलिटी होती है कि उसका जो, अगर आप कहो कॉस्टली है, वो काउंट नहीं होती। सपोज एक कपल गाड़ी लेने जाता है, मैं सभी को ये कहती हूँ, 5 लाख से कम गाड़ी नहीं आती। यहाँ तो हम एक सोल बना रहे हैं, एक वाह। नए जीवन को जन्म दे रहे हैं। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि वो ट्रीटमेंट सस्ता होगा? हो ही नहीं सकता। और उसको, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसको कॉस्ट तोला भी नहीं जा उसको सकता। तोला भी नहीं जा सकता। ट्रू, उसकी तुलना हो ही नहीं सकती, वो तो ईश्वर की रचना है। हम्म। आपने गाड़ी की बात की तो मुझे एक और याद आ गया। आज लोग ना गाड़ी की सर्विस याद रखते हैं कि 6 महीने में गाड़ी की सर्विस करानी है या साल भर में गाड़ी की सर्विस करानी है, लेकिन ओवरऑल बॉडी की ट्रीटमेंट करानी है जो ये मुझे इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जा रहा है, वो याद नहीं है लोगों को। नहीं रहता, वो नहीं रहता। इसीलिए हम बार बार इस अवेयरनेस पे हम लाते हैं कि जो मेल्स हैं उनको ये कहते हैं, एटलीस्ट वंस यू आर मैरिड, आप अपना एक सीमेन एनालिसिस करा लो। वाह। ठीक है। और लड़कियों को ये कहते हैं कि अगर एज 35 से ज़्यादा है तो 6 महीने तक अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आके मिल लो। और अगर यू आर यंग, साल भर तक नहीं हो रही, तो भी आप एक बार आके इन्वेस्टिगेट करा लो। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, एक एज लिमिट होती है, एक ड्यूरेशन होती है कि हाँ यू कैन ट्राई मोर, अभी हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ चैलेंजिंग फैक्टर्स हैं कि सपोज स्पर्म की क्वालिटी बहुत ख़राब है, जो कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम हैं, तो हम अपनी एज को तो ना पार करें ना। जो हम यंग थे, जो हम 25 साल पे जो हमारे गैमीट्स हैं, वैसे गैमीट्स मेरे 35 साल पे, 37 साल पे, 38 साल पे नहीं हैं। नहीं हो सकता। तो एज रहते ही हमें, अगर इस ट्रीटमेंट को हम टाइम से अवेल करें, तो हमारा आउटकम बेटर होता है। मेरे पास ऐसे कपल्स भी हैं कि जहाँ 45 ईयर्स में आए हैं, ओवरीज ने काम करना बंद किया, वहाँ हम थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन रिकमेंड करते हैं कि हमें डोनर लेना पड़ेगा। लेकिन आप उस स्टेज तक पहुंचो ही क्यों? कि देखो, किसी के साथ कुछ मिसहैप हो गया, कुछ भी हो गया, उस पर तो ना मेरा ना आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, आप एक विजिट तो करो। यू आर फाइन, आप ठीक है कि यू कैन ट्राई ऑफ योर ओन, एवरीथिंग इज फाइन, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन जहाँ हर्डल्स हैं, जो सपोज एंडोमेट्रियोसिस ही है, सर किसी को ग्रेड 3 ग्रेड 4 है, वहाँ पर हमें लगता है कि वाई टू वेस्ट टाइम, टाइम रहते ही अपनी एक क्वालिटी को बचाओ और प्रेगनेंसी करो, देन वी विल मैनेज अदर थिंग्स। डॉक्टर रेनू, आपसे बात करके ना मुझे ये समझ में आया कि अगर, मतलब इनिशियल स्टेज पे, अगर मैं कहता हूँ आफ्टर मैरिज इनिशियल स्टेज पे, जैसे आपने बताया 6 महीने साल भर के अंदर, वो अगर एक जर्नल टेस्ट भी करवा ले आपके पास आके, जैसे स्पर्म क्वालिटी है या फीमेल को रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका जर्नल टेस्ट भी करवा ले, आपके साथ आके बैठ के काउंसलिंग भी कर ले, तो मुझे लगता है कि वो स्टेज नहीं आ पाएगी। एग्जैक्टली, वो स्टेज नहीं आ पाएगी जो थर्ड पार्टी की बात कर रही है। वी प्रेफर, हम सेल्फ गैमीट्स पे काम करना पसंद करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर रेनू लांबा के पास लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए ही आए। अगर आपको इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, नहीं हो हम रहा है, छोटे ट्रीटमेंट भी होते हैं। IUI है सपोज, यहाँ जहाँ हस्बैंड के शुक्राणु बहुत खराब नहीं है, मोटिलिटी थोड़ी थोड़ी खराब है, मॉर्फोलॉजी बहुत पुअर नहीं है, काउंट ठीक है, वहाँ IUI की मदद से प्रेगनेंसी हो सकती है। और कई कपल तो ऐसे होते हैं कि जहाँ मुझे नहीं लगता कि IUI की भी ज़रूरत है, जहाँ आए थोड़ा, मैं पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो IUI के लिए आते हैं मेरे पास, मैं उनको कहती हूँ कि हम एक साइकिल खुद करके देखें पहले, और कंसीव हो जाते हैं पेशेंट, ऐसा नहीं है। पेशेंट भी समझता है कि यस मैम वी वांट टू ट्राई इन दिस साइकिल, कंसीव हो जाते हैं। थैंक यू। जहाँ हम उस ट्रायल के बाद हमें लगता है कि नहीं, काउंट ठीक नहीं है स्पर्म का, अब एक ट्रायल हो गया है, वी गो अहेड विद IUI की हम 3 साइकिल रिकमेंड करते हैं, क्योंकि IUI का सक्सेस कहीं ना कहीं 15 से 20% के बीच में होता है, जहाँ IVF का हम 40 से 50 कोट करते हैं, जो साइंस कोट करती है। तो अगर 3 साइकिल में IUI सक्सेसफुल होना होता है तो हो जाता है।
आप पिछले 10 सालों से क्लिनिक चला रहे हैं अपना, जी। तो 10 सालों में अगर मैं बोलूं तो पिछले 10 सालों में आईवीएफ पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट के अंदर कितने चेंजेस आए हैं? काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले इंजेक्शन से पहले प्री आईवीएफ काउंसलिंग की बात करूँगी। पहले कपल इतने समझदार नहीं होते थे, वो जब ब्लेम गेम इतना हो जाता था तब वो हमारे पास आते थे। आजकल सोशल मीडिया की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि वो अपने आप में ही वो अलर्ट हैं कि मेरी एज, उनको पता होता है कि हाँ मेरी एज ये है, हाँ मुझे ये दिक्कत है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, उनको पता है कि मैं इसको फेस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बहुत कॉमन है लड़कियों में, हर 5 में से एक लड़की पॉलीसिस्टिक है एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो लड़कियों को पता होता है कि यस हम पॉलीसिस्टिक हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो जैसे 10 साल भर पहले लोग अनअवेयर थे, आज अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, लोग हेल्थ कॉन्शियस भी होने लग गए हैं। लाइफस्टाइल में जब अवेयरनेस आ रही है कि भाई लैपटॉप का इस्तेमाल ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड मत करो, फ़ोन की भी जो वट एवर, आज से 10 साल बाद एक स्टडी आएगी जिन्होंने इतने घंटे फ़ोन इस्तेमाल किया, वहाँ ये चैलेंजेस थे, ये देखे, तो वाई इट्स अ गैजेट ओनली, हमारी सांसें तो नहीं है ना ये। तो जो चीज़ हमारी फिटनेस जो हमें दे सकती है वो ये गैजेट्स नहीं दे सकते हमें। गेटिंग माई पॉइंट। और डाइट कॉन्शियस भी लोग अब होने लगे हैं। पहले ये होता था कि बाहर का ज़्यादा जंक खा रहे हैं एंड ड्रिंक्स में कोक पी रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग है, वो भी पहले से बहुत बेहतर हो गया है। हम पेशेंट्स को समझाते हैं जो क्रोनिक स्मोकर्स हैं, क्रोनिक अल्कोहल हैं, मैंने देखा है कि हस्बैंड्स अपने अंदर उस बच्चे की चाह के लिए बहुत ही मतलब अच्छी इम्प्रूवमेंट पे उतरते हैं और हमें अच्छा लगता है। और जब बच्चा होता है तो वो हैबिट भी वो क्विट कर चुके होते हैं कि दो नो इट वेरी वेल कि मेरे गैमीट पे इसका असर आ रहा है जो कि मेरे बच्चे को पास ऑन होने का खतरा है। तो अगर आपने पूछा कि 10 साल में क्या चेंजेस आए हैं, ये प्री आईवीएफ में तो ये कहूँगी। आईवीएफ में इंजेक्शंस पहले पेनफुल होते थे, आजकल नई स्ट्रैटेजी, नई एडवांसमेंट के रहते इंजेक्शंस पेनलेस हैं। अल्ट्रासाउंड टीवीएस की मदद से हम उनकी जो प्रोग्रेस है, इंजेक्शंस का रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा, वो हम बेटर देख पाते हैं। टीवीएस हल्की बेहोशी में पिकअप किया जाता है, वो भी ऑलमोस्ट पेनलेस है। लोग अपने ऑफिस या ड्यूटी को ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ट्रीटमेंट को आगे चला लेते हैं। ऐसे कोई लंबी छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, उनके साथ ऐसे ही कोऑर्डिनेट किया जाता है कि आपका जो, अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं, आपको अपना प्रोफेशन अच्छा लगता है, जो कि लगना भी चाहिए, उसके प्रति डेडिकेशन होना कुछ गलत तो नहीं है, तो उसको चलाते हुए हम कैसे इस ट्रीटमेंट को अवेल कर लेते हैं। तो धीरे धीरे जब पेशेंट इंटरेक्ट करता है तो उसके चैलेंजेस हम भी सुनते हैं, कुछ सोल्यूशन वो देता है, उसको मॉडिफाई हम कर देते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं मैम, ठीक है हम ऐसे मैनेज करते हैं। अब जैसे कुछ पीछे एक कपल था, हस्बैंड वाइफ कनाडा से आए थे, हस्बैंड को नहीं छुट्टी मिली उतनी जितनी की होनी चाहिए थी, ठीक है, वाइफ है हमारे पास यहाँ, हमने हस्बैंड का सीमेन फ्रीज किया कि ठीक है आप जा सकते हैं, एंड फिर अब प्रेगनेंसी चल रही है एंड वाइफ इज़ अबाउट टू लाइक अब कनाडा जाने को तैयार है, कंसीव कर चुकी हो। तो ऐसे कपल्स भी हैं जो बाहर से अब्रॉड से फ्लाई करके आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं कि बशर्ते हमारा रिजल्ट इफेक्ट ना हो। वो प्रायोरिटी है, जिस काम के लिए आप आए हैं उसको तो वो प्रायोरिटी हमेशा ही रहता है। डॉक्टर रेनू, एक क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आता है कि वो मिथ है या फैक्ट है, बट आईवीएफ को लेके अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो एक लेने आए थे, दो लेके चले गए, मतलब कि आईवीएफ से हमेशा ट्विंस ही पैदा होते हैं। आईवीएफ का सक्सेस इंप्रूव करने के लिए हम 2 ब्लास्टोसिस्ट रखते हैं, या तो डे 3 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा या डे 5 के एम्ब्रियोज को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। तो उस सक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए, पॉसिबिलिटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम 2 ब्लास्टोसिस्ट रखते हैं। अगर वो 2 के दोनों चिपक गए तो ट्विंस हुए, एक चिपका तो सिंगल प्रेगनेंसी हुई। तो ट्विंस की संभावना इसलिए बढ़ जाती है कि हम 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं।
ओके ओके। तो वो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि डॉक्टर रेनू लांबा के पास ही होगा, वो हर आईवीएफ हर सेंटर में आईवीएफ सेंटर में हर हो सकता है। एक सक्सेस इम्प्रूव करने के लिए हम्म, हम 2 ब्लास्टोसिस्ट रखते हैं। सिंगल कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ माँ की एज बहुत ज़्यादा है, ट्विन प्रेगनेंसी कैरी करना उसके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, या कोई ऐसी डिजीज़ है कि जहाँ प्रेगनेंसी उस समस्या को एग्जैजरेट कर सकती है, तो ऐसे केसेस में सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी किया जाता है, या फिर जिनके एम्ब्रियोज ही एक जिसका एम्ब्रियो ही एक बना है, तो वहाँ भी सिंगल ही दिया जाएगा। तो अदरवाइज वी पीपल प्रेफर कि हम 2 ब्लास्टोसिस्ट रखें। डॉक्टर रेनू, एक चीज़ और मुझे आपसे समझना है, जैसे बहुत सारे कपल हैं, मेरी ऑडियंस में भी कपल होंगे बहुत सारे, तो बेसिकली ऐसा क्या स्टेप हो सकता है या ऐसी क्या एक्टिविटी हो सकती है जो हम पेरेंटहुड में जाने से पहले हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा? अगर सपोज मैं कहता हूँ कि कोई कपल है, वो पेरेंट बनना चाहता है, तो वो पहले से क्या एक्टिविटी करे कि वो इनफर्टिलिटी की तरफ ना जाए? ना जाए। जैसे प्री आईवीएफ काउंसलिंग जो हम पेशेंट्स को करते हैं, हम्म ऐसे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होती है कि जैसे हर एक कपल तो इनफर्टाइल नहीं है ना, हम्म उनको ये कहा जाता है कि लाइफस्टाइल अपना बेटर रखो, अपनी करीबन 30 से 40 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली रखो, जंक फूड से दूर रहो। इन्वेस्टिगेशंस में हम थायराइड, प्रोलैक्टिन, ये 2 हार्मोन्स हैं जो हम चेक करना चाहते हैं कि थायराइड, प्रोलैक्टिन विद इन नॉर्मल रेंज हो, क्योंकि ये काफ़ी 2 हार्मोन्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। इसके अलावा पेशेंट का HIV, HBS, हेपेटाइटिस सी स्टेटस कैसा है, वो डिज़ीज़ फ्री हो। अगर किसी भी कारण से कोई डिज़ीज़ है तो इट शुड बी वेल कंट्रोल प्रायर टू गोइंग टू प्रेगनेंसी। हस्बैंड के शुक्राणु ठीक होंगे तो हम कुदरती प्रेगनेंसी पे जा पाएंगे। उधर हस्बैंड का भी HIV, HBS, HCV नॉर्मल होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, डाइट और आपका ये प्री कंसेप्शनल कुछ ब्लड टेस्ट हैं, और रेस्ट तो प्रेगनेंसी ज़्यादातर कपल्स में स्पॉन्टेनियस होती है। तो ये इन्हीं 2 पॉइंट्स को हम कहते हैं कि थायराइड, प्रोलैक्टिन और वायरल मार्कर्स। और अगर आपका रूबेला वैक्सीनेटेड, अगर आप पहले कभी रूबेला नहीं हुआ है या रूबेला की वैक्सीन की ज़रूरत है, तो वो प्रेगनेंसी से पहले, आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले रूबेला वैक्सीन आप लगवा लें। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में रूबेला होता है तो बच्चे के गूंगे बहरे होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये प्री कंसेप्शनल टेस्टिंग कहा जाता है इसको। ये टेस्ट करके देखा जाता है, अगर रूबेला इम्यूनाइज नहीं है तो आरवैक की वैक्सीन लगाई जाती है, और पेशेंट को फिर एक महीने के लिए ना कंसीव करने की हिदायत दी जाती है। उसके बाद फिर देन गो अहेड। अगर हम अपने डिस्कशन को समराइज़ करें तो जो मेरी समझ में आया वो ये है कि अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखो। आफ्टर मैरिज अगर आपको 6 टू 1 ईयर के बीच में, 6 मंथ टू 1 ईयर जी के बीच में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जी। तो आप इमीडिएटली डॉक्टर रेनू लांबा को कांटेक्ट करें, जहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट होगा, बट फर्टिलिटी आपके घर के आसपास या आपके एरिया में जो भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, आप उनसे एक बार एक कंसल्ट ही कर सकते हैं ना, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आईवीएफ की ज़रूरत पड़े। हम्म हम्म जैसे मैंने बात करी अभी रूबेला की, हम्म है ना, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आप एक स्टेटस जानने में क्या है कि आप वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बिना प्लान की हुई हर प्रेगनेंसी में रूबेला होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम उस आरवैक वैक्सीन को लगवाने के बाद प्रेगनेंसी प्लान करें तो आप डेफिनेटली आप ही की सेफ्टी है, बच्चा हेल्दी होगा। डॉक्टर रेनू, एक चीज़ और मुझे समझना था आपसे कि एक कपल है जिसने आईवीएफ में पहली अटेम्प्ट में ही सक्सेस ले ली, और दूसरा कपल है जो मल्टीपल टाइम जाता है और फिर भी फेलियर होता है, कहीं जाके वो लास्ट अटेम्प्ट या 4-5 अटेम्प्ट में या जितने जो भी अटेम्प्ट में बोलूँ उसमें जाके सक्सेस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे गैमीट्स की एज होती है जो हमारी एज होती है। हम्म हम यंगर गैमीट्स आर ऑलवेज बेटर देन द वन जो हम रिट्रीव करते हैं ओल्डर एज में। हम्म ठीक है। और इनफर्टिलिटी का क्या कारण था जिस कारण से हमने आईवीएफ किया। सपोज कई पेशेंट्स होते हैं जिनका लो एएमएच है। हम्म एएमएच हमें बताता है क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं बताता। तो सपोज किसी का एएमएच 0.3 है, हम्म उसके हमने 3 एम्ब्रियोज बनाए। एम्ब्रियोज जहाँ हम पेशेंट के 10-12 बन रहे हैं, वहाँ हम किसी पेशेंट के 3 बनाते हैं। वो तीनों हमें तो प्रेगनेंसी के लिए एक गुड क्वालिटी ब्लास्टोसिस्ट ही काफ़ी है। तो ये भी
एक पॉइंट है कि आपके गैमीट्स कैसे हैं, आपका फैक्टर क्या है जिस फैक्टर से आप प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ चाह रहे हैं। दूसरा, कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि हम एम्ब्रियो रख रहे हैं, एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी है, यूट्रस की लाइन अच्छी है, फ्लो अच्छा है, लेकिन क्रॉस टॉक नहीं हो पा रही, कि यूट्रस की लाइन और एम्ब्रियो के बीच में क्रॉस टॉक नहीं हो पा रही, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, बार बार रिजेक्शन आ रही है। ये एक इम्यूनोलॉजी का अलग एस्पेक्ट होता है। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ गैमीट्स में ही कुछ दिक्कत है, या ओवेरियन जैसे एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट होते हैं जिनमें एग क्वालिटी अच्छी निकल जाए तो एम्ब्रियो अच्छा बन जाएगा, और एग क्वालिटी नहीं अच्छी है तो फिर पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है कि इधर हम ये कर सकते हैं, इस एंगल से सोच सकते हैं, या एक और पॉइंट भी है, एक पेशेंट की एक साइकिल करने के बाद हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये ट्रीटमेंट से कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये पेशेंट। लेकिन उस साइकिल को करे बिना हम ये बता नहीं सकते कि जैसे हम आईवीएफ की स्टिमुलेशन करते हैं, 10 दिन इंजेक्शन लगते हैं, उस 10 दिन इंजेक्शन लगने में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, 3rd डे किया, 5th डे किया, 7th डे किया, ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। हम उसमें एग का साइज तो मेजर कर रहे हैं, उसमें एग है या नहीं है ये हमें लैब में ही पता चलता है ऑन द डे ऑफ पिकअप। तो वी आर जस्ट मेजरिंग द एग शेल, वो हम आगे चलते जाते हैं। एंड कौन से पेशेंट फर्स्ट गो में सक्सेसफुल होगा और किसको मल्टीपल चाहिएंगे, ये पेशेंट की शक्ल देख के नहीं बताया जा सकता। इसी को इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। और किस फैक्टर से हम आईवीएफ करते हैं, ये वाला आपका सवाल काफ़ी हद तक वहाँ से एक्सप्लेन होता है कि व्हाट इज़ द फैक्टर, किस कारण से हम कर रहे हैं। कोई ट्यूबल फैक्टर है, या एग क्वालिटी नहीं है, या एग रिजर्व ही कम है, या स्पर्म बहुत पुअर मॉर्फोलॉजी के हैं, एंड या एजोस्पर्मिया है जहाँ स्पर्म है ही नहीं, हमें रिट्रीव करने हैं, रिट्रीव करने के बाद एक बार हमने बनाए, क्वालिटी नहीं आई, बी ग्रेड के बने, सी ग्रेड के बने, ए और बी ग्रेड के साथ फिर भी इट्स लाइक कि इट डिपेंड्स अपॉन कि हम क्या आउटपुट निकाल पा रहे हैं। वो अगेन डिपेंड्स अपॉन कि पेशेंट कैसा लाइफस्टाइल जी रहा है, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है कोई, जो हम टाइम पे हम मेडिसिन कह रहे हैं वो ले पा रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। और जो लैब के अंदर काम हो रहा है उसमें वो लैब के अंदर एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एम्ब्रियोज बनते हैं, वो बनेंगे, उसकी ग्रेडिंग होगी, वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का कॉल होता है, वो हमें फीडबैक देता है। ये कहना कि फर्स्ट गो में कि आपको 4 साइकिल लगेंगी और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाओगे, इट्स वेरी चैलेंजिंग, ये टफ टास्क है। तो मुझे आपकी बात से ये समझ में आया कि अगर सपोज मान लिया जाए 2 कपल हैं तो दोनों में ट्रीटमेंट का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल बैकग्राउंड की, वो हेल्थ बैकग्राउंड की, उनकी हेल्थ कैसी है, कौन कौन सी उनको प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग दोनों का डिफरेंस। हम टेलर के पास जाते हैं, हाँ, अपनी हर किसी की मेजरमेंट अलग होती है कि जी आपका आपकी जो भी ड्रेस बनेगी, ये आपकी शोल्डर्स की मेजरमेंट है, ये आपकी वेस्ट साइज है, ये आपकी लेंथ होगी। ऐसे ही हर एक पेशेंट अलग है, उसका ओवेरियन रिजर्व अलग है, उसका हार्मोनल स्टेटस अलग है, उसकी हाइट अलग है, उसका वेट अलग है, उसके गैमीट्स भी अलग होंगे। अगर हम कहें कि ओवरीज पॉलीसिस्टिक है 5 में से 1, उनमें से भी अलग अलग वेरिएशन है, सब लोगों की जेनेटिक मेकअप अलग है। तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि सबका बच्चा एक जैसा होगा? नहीं होगा ना, आपका बच्चा आपके जैसा होगा, मेरा बच्चा मेरे जैसा होगा। तो इंडिविजुअलाइजेशन इसी को कहते हैं। तो मतलब ये भी मिथ है कहना कि आईवीएफ ट्रीटमेंट एक सेम प्रोसेस है जो सब पे एप्लीकेबल सेम वे में होता है? सेम वे में नहीं एप्लीकेबल है, सेम वे। तभी तो हम अपनी स्पेशलाइजेशन को बार बार ये कहते हैं कि ये अलग चीज़ है, इसको हम इस तरह से रीड कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर फील्ड्स। उसको पढ़ने का तरीका अलग है, उसको इंटरप्रेट करने का तरीका अलग है, और हर मरीज़ के लिए वो अलग होता है। ग्रेट। जब भी मैं किसी के साथ पॉडकास्ट करता हूँ ना मैम, तो मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक गिव अवे आपकी साइड से चाहिए, मेरे रिटर्न टू माय ऑडियंस। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके क्लिनिक का नंबर अगर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, कुछ लोगों को हेल्प लेनी हो फर्टिलिटी केसेस के
लेके, आईवीएफ को लेके, जो उनको अगर कुछ सजेशंस लेनी हो आपसे तो मैं अलाउ कर रहे हैं आप मुझे, मैं डाल जरूर दूंगा? जरूर जरूर अवेयरनेस, वी लव टू अवेयर पीपल कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या मिथ हैं। ठीक है, मरीज को सही जानकारी मिलना ये भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम्म। हर मरीज आईवीएफ के लिए नहीं है, हर मरीज आईयूआई के लिए नहीं है। बहुत सारे कपल्स तो ऐसे होते हैं कि जहाँ थायराइड प्रोलेक्टिन को कंट्रोल करते ही वो नेचुरल उसमें आ जाते हैं, कंसेप्शन में आ जाते हैं। आप ही ने तो बताया मुझे कि करीबन 40 to 20% कपल्स को ये होता है, बाकी 80% तो नॉर्मली है ना। नॉर्मली है। दैट्स इट। बिल्कुल। तो मैम, जैसे मैंने आपका इंस्टाग्राम भी देखा था, बहुत सारे अवेयरनेस टॉपिक्स आप बनाते हैं वहाँ पे। मैं आपका फ़ोन नंबर क्लिनिक का प्लस आपका इंस्टाग्राम आईडी वहाँ पे डालूंगा ताकि लोग जरूर उसको फॉलो करें और कुछ अच्छे टिप्स अगर वी वहाँ आर पे वो रेडी टू लोग। आंसर, हम आंसर करेंगे ग्रेट। उनकी क्वेरीज। अब डॉक्टर रेनू लांबा से एक मेरा ना पर्सनल क्वेश्चन था। जब मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था, मेरी टीम ने बताया कि डॉक्टर रेनू लांबा के साथ आपका पॉडकास्ट है और वो आईवीएफ और फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। जैसे मैंने प्रोफाइल देखी ना, डॉक्टर रेनू लांबा, वाइफ ऑफ डॉक्टर अनुराग लांबा, जी तो ये मैंने कहा आज जाऊंगा तो मैडम से ना क्वेश्चन पूछ ही लूंगा, ये डॉक्टर डॉक्टर ही क्यों आपस में मैरिज करते हैं? मतलब कॉलेज टाइम पे सेटिंग हो जाती है या फिर नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारा प्रोफेशन ऐसा होता है कि हम, हमारे ड्यूटी आवर्स अलग होते हैं, लेकिन जैसे नाइट्स भी होती हैं। हम एमबीबीएस ग्रेजुएशन तो सबकी सेम होती है, एमबीबीएस, उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन होती है। हमारी तो टोटली अरेंज मैरिज है। वाह। एंड तो मतलब आपका वो वाला केस है कि मैट्रिमोनियल साइट पे आपने फिल्टर लगा दिया, मुझे डॉक्टर ही चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा 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 भी नहीं है। लेकिन हमारी जो ट्यूनिंग होती है वो इस प्रोफेशन के लोगों से इसलिए बेटर कहूँगी मैं, क्योंकि वो, उन्हें पता है कि आज जब वो खुद इमरजेंसी में खड़े हैं तो उनको पता है कि इमरजेंसी में मेरी वाइफ भी खड़ी हो सकती है। आ, ये ड्यूटी आवर्स जो हैं, सपोज रात को 9 बजे कॉल आती है, तो 9 बजे कॉल वो खुद भी तो रिसीव कर रहे हैं ना। तो पेशेंट से जो इंटरेक्शन होती है, जो पेशेंट की नीड होती है, वो डॉक्टर समझ सकता है कि हाँ ये, क्यों, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फैमिली की तरफ होती है वैसी सी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट हमारी यहाँ पेशेंट्स की तरफ हो जाती है, क्योंकि somebody is सफरिंग और कॉल आई है तो हमें जवाब देना ही है। ग्रेट ग्रेट। तो इसलिए सेम प्रोफेशन के लोग आपस में जाते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। यस, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके हस्बैंड आईएएस भी हैं, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए किए हुए हैं। ऐसा नहीं है उनकी मैरिजेस नहीं चल रही हैं, दे आर ऑल्सो हैप्पी। बट ये, इस जो आपका सवाल है इसका शायद ये जवाब हो सकता है। ग्रेट ग्रेट। मैम, अब मेरे ना पॉडकास्ट का एक फॉर्मेट है कि लास्ट में मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा। रेडी रेडी ना? डॉक्टर रेनू लांबा को क्या लगता है कि जो पेरेंटहुड है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ब्लेसिंग? दोनों। ब्लेसिंग पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो धीरे धीरे, जैसे वो ब्लेसिंग को हम एंजॉय करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हैं। पहले वो ब्लेसिंग हम अवेल करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ऐसे चुपके से साथ में आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। आप आईवीएफ एक्सपर्ट हो, जी। तो आपसे आईवीएफ को ही लेके पूछता हूँ कि आईवीएफ साइंस है या फिर होप? दोनों, दोनों। कैसे? साइंस है, मैंने अभी बात करी सक्सेस रेट की। जब तक होपफुल नहीं होते तब तक हम आगे जाने की इच्छा ही नहीं करते। होप ही तो है जो हमें जिंदा रखती है। देर इज ऑलवेज अ ब्राइट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल गेटिंग, और यही तो होप है, उस रोशनी को देखते हुए कि आगे मिलेगी रोशनी, चलते जाना। उस होप का होना तो बहुत ज़रूरी है साइंस की फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए। डॉक्टर रेनू लांबा को क्या लगता है कि एक्सरसाइज जो है वो मेडिसिन है या फिर वो हैबिट है? दोनों, दोनों। हैबिट में जब डालते हैं, अगर आप स्टार्टिंग में एज ए मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं और वो हैबिट बन जाती है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा, आपकी बहुत सारी बीमारियां जो आप पकड़ने वाले थे वो दूर चली जाती हैं। गाड़ी जब खराब होती है हम रिपेयर कराते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करते रहें तो वो खराब ही ना हो। खराब ही नहीं है। तो ये सर्विस है जो हम अपनी गाड़ी को दे रहे हैं। दैट्स इट। जो मदरवुड है वो इमोशन है या फिर मिरेकल? दोनों, दोनों। मिरेकल तो है, जैसे अभी हमने बात की कि होप के रहते हुए हम सक्सेस लेते हैं, उस होप के चलते हुए सक्सेसफुल होके उस मिरेकल को कैच करना, और उस मिरेकल के साथ आपकी जो जो बॉन्डिंग है वो तो इमोशनल बॉन्डिंग ही है ना।
तो इट्स लाइक कि वो जुड़े रहना, उन इमोशंस को ज़िंदा रखना, वो इमोशंस ही तो हैं जो हमें उस बच्चे की तरफ हमारी कमिटमेंट बढ़ती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उन इमोशंस की चलती तो आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चुपके से आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो इमोशंस ही हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए वो करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं कि यस गो अहेड। बच्चा अपने आप में बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्रूव कर देता है, आप सोच भी नहीं सकते। One advice for newly married couples from Dr. Raymond Lamba. एन्जॉय लाइफ, इट्स ब्यूटीफुल एंड स्टे थैंकफुल। ये ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और जो हमने, अगर मेरे प्रोफेशन से बात करते हो तो हम प्री कॉन्सेप्शनल जो चीज़ें हैं वो इवेलुएट एक करा लेनी चाहिए। उसके बियॉन्ड तो आई डोंट थिंक कि किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। 80% कपल्स को तो नहीं होती है, वही 20%, वो भी 6 मंथ्स और 1 ईयर की विंडो है, उसको लेके आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मैं ये नहीं कहूँगी आप बिल्कुल अलर्ट रहो, स्लाइट अवेयरनेस इज एनफ, नॉट मोर देन दैट। One habit which can improve the overall health. Daily at least 30 to 40 minutes walk or 10,000 steps in a day. Use stairs if feasible in your office or in your like आपके वर्क प्लेस पे या आपके रेजिडेंस पे भी स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, अगर आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है उसे यूज़ करने का। और फिटनेस इज़ द मूल मंत्र। स्टे अवे फ्रॉम लाइक एडिक्शंस जैसे स्मोकिंग, एल्कोहल, एंड एन्जॉय लाइफ। जब आप चीज़ें एंजॉय करते हो तो चीज़ों की जो लाइटनेस को एंजॉय करते हो तो काम अपने आप होने लग जाते हैं। सारे हर्डल्स तो उसी पे है ना, आप फिट हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप हर चीज़ मैनेज कर पा रहे हैं, तो काम भी उसी हिसाब से आप अपना ऑरा बनाते हैं, एक अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख के जो कि बनाते हैं। एंड लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, हर किसी की ब्यूटीफुल है मुझे लगता है, उसको देखने का नज़रिया है सर। डॉक्टर रेनू लांबा, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया। Thank you. और आज ना हमने इमोशन प्लस जो हमारी हेल्थ है, जो हमारे होप्स है, उन दोनों को हमने कनेक्ट किया। और मुझे लगता है कि अगर मैं आज ऑडियंस से भी बोलूँगा कि अगर हमसे बात करने में कुछ ऐसा किसी की इमोशनल वैल्यू को हर्ट हुआ हो तो हम रियली सॉरी फॉर दैट। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉडकास्ट वाज कि अवेयरनेस लोगों के बीच में जाए, जो आज एक समाज है जो इनफर्टिलिटी को उस तरीके से ले सकता है कि ट्रीटेबल नहीं है, तो उन लोगों को तक ये अवेयरनेस पहुंचाने का था कि हाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट उसकी एक विंडो है, उस विंडो पे आप आओ, नोट करो टाइम पे, यू विल गेट द प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट, एवरीवन इज हियर फॉर सपोर्ट। एंड थैंक यू डॉक्टर लांबा फॉर टॉकिंग टुडे or giving your number for my audience to reach out to you. Thank you so much. It was great pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you.